आज हम लोग सर्कुलर मोशन में एक टॉपिक पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इससे रिलेटेड अपन लोग न्यूमेरिकल करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके केसेस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं जो जेई मेंस जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। मान लो कोई पार्टिकल है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अच्छा ध्यान देते हैं, अगर कोई पार्टिकल है ऐसे और पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल इस पोजीशन पर है, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी बच्चे, और इसकी रेडियस इधर की तरफ है r। तो इस पार्टिकल पर, अगर इस पार्टिकल को मैं देखूं तो इस पार्टिकल पर अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा और दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एक एक्सेलेरेशन लग रहा होगा, उसे हम लोग कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। इस पार्टिकल के ऊपर यहाँ पर अगर ग्राउंड, यहाँ पर अगर कोई सेंटर पर कोई बंदा बैठा है तो वो बंदा देखेगा इसके ऊपर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एक्सेलेरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। और बच्चे हम लोग जानते थे कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है इसकी वैल्यू तो b²/r होगी। फिर क्या काम करेंगे, तो अब अगर इधर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इस पर एक्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू है b²/r, तो अब अपन लोग ध्यान देना, इसकी अगर हम बात करें, ध्यान दो, तो होगा क्या, अगर मैं किसी को यहां बैठा दूं, कोई पर्सन यहां पर बैठा पार्टिकल के ऊपर, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा भाई, इस पर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ये जो पर्सन इसके ऊपर बैठा होगा वो क्या एक्सपीरियंस करेगा। तो उसके लिए तो ये पार्टिकल कैसा है भाई, स्यूडो। भाई उसके लिए पार्टिकल कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, एक्सेलरेटेड फ्रेम है ना, नॉन इनर्शियल है। तो वो एक्सपीरियंस करेगा बाहर की तरफ फोर्स। वो कैसा एक्सपीरियंस करेगा बच्चे, बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एंड दैट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहां पर बंदा बैठा हूंगा इसके ऊपर, तो मैं रिलेटिव मोशन लगा दूंगा, और रिलेटिव मोशन लगाऊंगा तो इसका एक्सेलरेशन इस बंदे के ऊपर अप्लाई कर दूंगा जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, तो बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। तो बेटा फ्यूगल माने क्या होता है, फ्यूगल माने एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्यूगल मीन्स होता है बच्चे जो एक्सपीरियंस होता है, लगता नहीं एक्चुअल में, ये तो एक्सपीरियंस हो रहा है इधर, इसे इधर की तरफ ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ दिस, इस पार्टिकल और इसके रिलेटिव मोशन की वजह से। ठीक है, तो यानी ये एक्सपीरियंस हो रहा है, ये स्यूडो फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैं लिख सकता हूं ये झूठा फोर्स है बच्चे, ये स्यूडो फोर्स है, ये हो गया एक स्यूडो फोर्स, ये एक स्यूडो फोर्स है। ठीक है, जो किधर की तरफ एक्ट कर रहा है, बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है। अब क्या काम करेंगे, मैं अगर इस फोर्स को लिखना चाहूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी m इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई v²/r। ये तो बना सेंट्रीफ्यूगल। भाई अंदर सेंट्रीपिटल लग रहा था, बाहर जो फोर्स इस पर लगा है वो हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, अगर पार्टिकल मान लो ऊपर की तरफ b वेलोसिटी से आ रहा है और इधर एक इसका एक्सेलरेशन भी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो एक फोर्स और इस पर एक्ट करेगा, वो टेंजेंशियल फोर्स होगा, वो मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। अब मैं कहूं ये वाला, भाई वो कौन सा, वो पार्टिकल के ऊपर लग रहा है, अब मैं कहूं ये वाला जो पर्सन इस पार्टिकल के ऊपर बैठा है उस पर कौन सा लगेगा, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा भाई, अपोजिट डायरेक्शन में इस पर एक एक्सेलरेशन लगेगा। रिलेटिव अगर लगाएंगे तो डायरेक्शन बच्चे कैसे कर देते थे, अपोजिट कर देते थे। तो इस पर जो फोर्स लगेगा मास इनटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल अपोजिट डायरेक्शन में, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 80 होगी। कैसे, मैं किसी फ्रेम पर अगर चलते हैं तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, मान लो ऐसे ट्रक है ये, और ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो यहां कोई ब्लॉक अगर रखा है इस ट्रक पर m मास का, तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक कैसे निकालेंगे भाई, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m विद रिस्पेक्ट टू द ट्रक, विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। क्या लिखेंगे बच्चे, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसे फ्रेम मानते हैं, और जिसे फ्रेम मानते हैं उसकी सारी चीजें क्या कर देते हैं, जीरो। तो इसका एक्सेलरेशन जीरो कर दिया,
और जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, यानी जिसका एक्सेलरेशन निकालना है उस पर सारी चीज़ें अप्लाई कर देते थे, डायरेक्शन अपोजिट कर देते थे। तो ये इसका एक्सेलरेशन रियल में है थोड़ी ना, इसके रेस्पेक्ट में है, यानी ये स्यूडो है, एक्सपीरियंस कर रहा है। और अगर इसके ऊपर एक्सेलरेशन आया तो मैं मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर्स आ जाएगा, ये स्यूडो फोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि ट्रक इसके लिए एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। यही कहानी तो यहाँ हो रही है भाई। इस पार्टिकल के ऊपर ये बंदा बैठा है तो पार्टिकल पर अंदर की तरफ एक्सेलरेशन ऐसी लग रहा है, तो ये बंदे के ऊपर कैसा एक्सपीरियंस करेगा विद रिस्पेक्ट टू द पार्टिकल, वो बाहर की तरफ करेगा। तो इस पर एक स्यूडो फोर्स बाहर की तरफ लग गया और वो किसके इक्वल हो गया? m इंटू ए सी के इक्वल। और उसी स्यूडो फोर्स को मैंने लिख दिया mv²/r। ऐसे ही अगर ऊपर की तरफ इस पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर की तरफ है तो टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, तो स्यूडो फोर्स इसी डायरेक्शन में इतना ही लग जाएगा, वो हो जाएगा मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यानी अपन लोग स्यूडो फोर्स समझ गए, ये एक तरीके से एक्सपीरियंस करने वाला फोर्स है, नेट फोर्स, एक्चुअल फोर्स नहीं है। ये ऐसा फोर्स है जो सिर्फ एक्सपीरियंस हो रहा है, एक ऐसा फोर्स है जो एक्सपीरियंस हो रहा है, एक्चुअल में लग नहीं रहा है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन की वजह से। दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम लोग अगर एग्जाम्पल देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बहुत सारे, मान लो क्रीम निकालने वाली, दूध से क्रीम जो निकाली जाती मशीन है, तो उसमें देखा होगा कि दूध के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो क्रीम के पार्टिकल्स होते हैं, वो सरफेस पर जाकर के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस मिल्क। मिल्क ऐसे करके घूम रहा होता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, तो बाहर की तरफ उस पर एक फोर्स लगा करता है, उसे एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से बाहर चल रहा होता है। क्लियर हो गई बात मेरे ख्याल से? तो वो बाहर की तरफ एक्सपीरियंस करते हैं, बाहर भाग जाते हैं, उसके रिलेटिव में बाहर भागते हैं और दीवारों पर चिपक जाते हैं जाकर के। तो इस टाइप का जो फोर्स होता है बच्चे, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। चलो, तो इसका अपन लोग यूज कर लेते हैं कुछ, कि किस तरीके से इसके एप्लीकेशंस होंगे, कैसे क्वेश्चंस होंगे। मान लो अपने पास में बच्चे कोई सर्कुलर डिस्क है, सपोज अपने पास में कोई एक सर्कुलर डिस्क है, ये मान लो कोई सर्कुलर डिस्क है जिसका एक्सिस जो है ये वर्टिकल है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका वर्टिकल है, और विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा से रोटेट कर रही है डिस्क। ये जो डिस्क है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। अगर ये डिस्क बच्चे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो इस पर मैंने एक ब्लॉक मान लिया, इस ब्लॉक का मास है m, स्मॉल m मास है इस ब्लॉक का, और इसकी रेडियस है r रेडियस है। डिस्क ऐसे घूमे चली जा रही है, तो बच्चे डिस्क जो है, अगर डिस्क ऐसे घूम रही है तो डिस्क पर अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स कौन सा होगा बच्चे? वो तो फोर्स होना चाहिए सेंट्रीपिटल, एक अंदर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? बच्चे बोले सर इस ब्लॉक पर भी एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कौन सा लगेगा? वो विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क देखेंगे तो बाहर की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगेगा, यानी कि फोर्स ऑन ब्लॉक with respect to the disk that is mass into acceleration। कौन सा एक्सेलरेशन बच्चे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिससे डिस्क ऐसे अंदर की तरफ घूम रही थी। अब न्यूमेरिकल ये है कि ब्लॉक को कहां पर रखा जाए, यही स्यूडो फोर्स है बच्चे, यही तो स्यूडो फोर्स है। अब न्यूमेरिकल है कि ब्लॉक को मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस पर रख सकते हैं कि ये डिस्क स्लिप ना करे। अब भाई मैंने ये कहा कि इस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा था, कितना लग रहा था? स्यूडो फोर्स। किसके इक्वल था? मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल। क्यों? क्योंकि मैंने रिलेटिव लगाया। भाई इस डिस्क पर अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा, मैंने फ्रेम जो है डिस्क को मान लिया, तो इस पर बाहर की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब इसकी वजह से इधर की तरफ भागेगा, तो इसे बैलेंस कौन करेगा? सर कहीं ना कहीं ऐसा फोर्स होगा जो इसे बैलेंस कर रहा होगा, और वो फोर्स कौन सा होगा बच्चे? वो फोर्स तो होगा फ्रिक्शन फोर्स, जो डिस्क और ब्लॉक के बीच में लग रहा होगा। अब समझो जरा, मैं अगर इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन की बात करूं तो ये तो r ओमेगा स्क्वायर होगा, और r क्या होगी? डिस्टेंस होगी। कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अगर ब्लॉक यहां रखा है तो r की वैल्यू कम, तो ये वाला फोर्स कम,
तो ये फोर्स कम तो ब्लॉक रखा ही रहेगा, नहीं भागेगा। मैं अगर यहाँ पर रख दूँ, आर की वैल्यू बढ़ गई, फोर्स बढ़ गया, और रख दी आर की वैल्यू, अभी देखो ये फोर्स इतना है कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस नहीं कर रहा, स्टैटिक कंडीशन है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस कर जाएगा या जस्ट करने वाला होगा। इसके आगे अगर रखूंगा तो ये फोर्स ज़्यादा होगा, ये फोर्स कम होगा, और ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर जाएगा, यानी गिर जाएगा जाकर के, स्टेबल में नहीं, उसमें नहीं रहेगा। तो हमें यही फाइंड आउट करना कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखा जाए कि ब्लॉक मूव ना करे इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस ऑफ द डिस्क इज म्यू। तो फाइंड डिस्टेंस, फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वेयर द ब्लॉक इज एट इक्विलिब्रियम, वेयर द ब्लॉक इज एट इक्विलिब्रियम। सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, जहां पर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होगा। अब समझो जरा, तो मैंने मान ली आर डिस्टेंस है, यही मैक्सिमम है। तो इस पर कौन कौन से मैं इसका एफबीडी बच्चे बना करके देखूं। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नीचे की तरफ एमजी, इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा तो ये बैलेंस रहेंगे। इधर की तरफ लगा एम इंटू ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इस तरफ लगा फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, और ये भी बैलेंस है। कितनी डिस्टेंस पे बच्चे, मैंने मान लिया आर मैक्स पर है, तो इसका सर्कल ये बन रहा होगा कहीं। तो मैं इस चीज़ को लिख दूंगा कि एफ मैक्स जो है मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की, वो मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो किसके इक्वल है, आर ओमेगा स्क्वायर। अगर इसकी रेडियस जो है वो ये दे रखी सर्कल की, और वो कितनी बच्चे आर मैक्स, इसी की तो वैल्यू निकालनी। तो मैं एफ मैक्स को लिखना चाह रहा हूँ, बड़ी आसान बात है। अगर एफ मैक्स लिखोगे तो वो तो म्यू इंटू एन होगा, और एन की वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट करें बच्चे तो वो तो एम जी के बराबर हो गई। तो म्यू इंटू एम जी हो गया, यानी इधर मैंने लिख दिया म्यू एम जी इक्वल टू एम आर मैक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। एम से एम को मैंने मार दिया, बची अपने पास आर मैक्स की वैल्यू, यानी मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू द म्यू जी अपॉन में ओमेगा स्क्वायर। ये बन गई। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से अपन लोग निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम कहाँ पर रखा जाए ब्लॉक। चलो ऐसे डिस्क का एक और करके देखते हैं क्वेश्चन, या कार का कोई। मान लो इसी तरीके से कोई सर्कुलर ट्रैक है, कोई सर्कुलर ट्रैक है बच्चे, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है, सॉरी, एक कोई हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। अब क्या हो रहा है इस ट्रैक पर, इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक की अगर कहानी देखी जाए तो इस ट्रैक पर एक कार चल रही जिसका मास है m, कार ऑफ मास m इज मूविंग इन दिस ट्रैक, इस ट्रैक पर मूव कर रही विद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a। कार इज मूविंग, क्वेश्चन है कार इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक with tangential acceleration a। ये कोई कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, उससे a से मूव कर रही है, ठीक है। तो एंड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द कार एंड ट्रैक इज म्यू। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट between car and track is mu।
इनके बीच का जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है बच्चे वो म्यू दे रखा है। अब इसमें पूछा क्या गया, इसमें ये पूछा गया है कि अगर ये एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है यहाँ पर, ठीक है, तो हमें वो डिस्टेंस बतानी है जो कार ट्रेवल करेगी और स्टार्ट स्किडिंग, जब ये स्किड करना स्टार्ट कर देगी इस पर ऐसे करके ट्रैक पर, ये ट्रैक ऐसे है, ऐसे कार चल रही, या तो इधर की तरफ टायर खिसके या इधर की तरफ स्किडिंग करना स्टार्ट कर दे, उससे पहले फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड द डिस्टेंस car will travel before starts skidding, स्किड करना स्टार्ट कर देगी उससे पहले कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करेगी, ये कैलकुलेट करना बच्चे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से निकाल लेते हैं। अब समझो जरा इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। बच्चे बोलेंगे सर पता तो है मुझे कौन से फोर्स लगेंगे, कौन कौन से वाला। एक तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा बच्चे, वो सेंट्रीपिटल है, और एक ये वाला फोर्स लग रहा है, और वो कौन सा है, टेंजेंशियल है। मैं तो अभी टेंजेंशियल से काम बनाना चाहता हूं। मान लो इस कार ने यहां से ऐसे चलती रही सर्कुलर ट्रैक पर, और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी दैट इज एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रही विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, वो ए है। लगातार देखो यहां पर एक्सेलरेशन है, फिर इधर इसी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन है। तो जो एलिमेंटल डिस्टेंस और एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं तो हम ये डिस्टेंस के बराबर लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो क्या मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं। बच्चे बोले बिल्कुल सही, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और इनिशियल वेलोसिटी जिससे स्टार्ट करिए वो क्या है, 0। तो मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू बच्चे पता लग गई, और वो किसके इक्वल हो गई, जब इसने ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल करी दैट इज इक्वल टू द 2as, जैसे इसने स्किडिंग स्टार्ट करी। अब जब ये स्किडिंग बच्चे स्टार्ट करेगी, ध्यान देना, यहां पर पहुंची ये कार इस पोजीशन पर, और इसने स्किडिंग स्टार्ट कर दी, इस पोजीशन पहुंचते इसने स्किडिंग स्टार्ट कर दी। तो एक तो इस कार पर अपन लोग देखेंगे, ध्यान दो, एक तो इस कार पर इधर की तरफ टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, तो टेंजेंशियल का स्यूडो वाला एक फोर्स जो होगा, टेंजेंशियल फोर्स का एक स्यूडो फोर्स, अगर अपन लोग देखेंगे कौन सा, टेंजेंशियल का जो एक और टेंजेंशियल फोर्स, अगर इसे फ्रेम माना तो अगर टेंजेंशियल फोर्स लगा इधर तो इस पर स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये रहा स्यूडो फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन, और एक और स्यूडो फोर्स लगेगा जो रेडियल डायरेक्शन में लगेगा, जो सेंट्रीपिटल मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल है। क्या बच्चे मैं ये जान सकता हूँ इनका रिजल्टेंट किधर आएगा। बच्चा बोला बिल्कुल सर, इनका रिजल्टेंट जो है वो कहीं ऐसे आ रहा होगा। मान लो ये इन दोनों फोर्सेस का नेट फोर्स आ चुका है रिजल्टेंट। अब स्किड ना करे, अगर ये फोर्स इधर की तरफ है तो ये कार ऐसे 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 स्किड करेगी, ऐसे करके खींचेगी इधर। तो इसे बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, और मेरे ख्याल से वो फोर्स कौन सा होना चाहिए, जो सरफेस लगाएगी, यानी फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन। तो अब भाई कार पर अगर अपन लोग फोर्स देखें तो कार कुछ इस तरीके की है, ये रही कार, इस पर एक फोर्स लग रहा है इधर एफ नेट, और एक फोर्स इस तरफ हो गया फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन, ऊपर की तरफ बच्चे एन है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी। तो क्या मैं एन को एम जी के बराबर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अच्छा एक चीज और ध्यान देना बेटा, इनके कंपोनेंट नहीं लेकर के आएंगे, हॉरिजॉन्टल उस पर है ट्रैक पर, तो ये लग रहा है भाई हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर है, इधर एफ नेट है, इधर फ्रिक्शन फोर्स है, ये एन और ये एम जी, तो एन और एम जी क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो मैं नॉर्मल रिएक्शन को किसके इक्वल रख सकता हूँ, एम जी के इक्वल। तो इस पर अगर ये फोर्सेस बैलेंस है, यानी इस फोर्स से ज़्यादा इस पर फोर्स नहीं लग सकता है, नेट फोर्स तो इतना ही है। तो अगर नेट फोर्स को मैं इसके बराबर कर दूंगा, डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले जाऊंगा। आ गया अपने पास में प्लान। क्या काम करेंगे बच्चे, हम लोग इस म्यू एन को, ये जो म्यू एन आया इसे एफ नेट के बराबर रख देते हैं। किसके बराबर रख दिया, एफ नेट। और अगर मैं म्यू एन की बात करूं तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब भैया नॉर्मल रिएक्शन है कितना यार, अगर अपन लोग देखें नॉर्मल रिएक्शन भैया है कितना, तो बच्चा बोलेगा भाई नॉर्मल रिएक्शन अपन लोग को तो पता है, दैट इज इक्वल टू द एम जी, यानी म्यू एम जी। सर मुझे नेट फोर्स नहीं पता। बच्चे आपको नहीं पता, मुझे पता है कि नेट फोर्स कितना है। क्या है भाई नेट फोर्स,
सॉरी, अगर नेट फोर्स देखें अपन लोग तो वो क्या है, ध्यान देना। तो बच्चे वो नेट फोर्स जो है ये क्या आ गया, ये कहां से आ गया भाई, ये कोई और स्लाइड खुल गई बालक, ये आज वाली तो नहीं है, सॉरी, देखता हूं मैं जरा। देख लेते बच्चे, इसी में आगे करके देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट उस पर जाकर के ध्यान देना जरा। तो कुछ ऐसा हो रहा था कि इसमें मैंने म्यू एम जी को नेट फोर्स के इक्वल रख दिया था, और बच्चे बोलेंगे सर नेट फोर्स की अगर अपन लोग बात करें तो नेट फोर्स तो मुझे पता है क्या है भाई। नेट फोर्स, नेट फोर्स सर एक तो टेंजेंशियल इस पर एक्सेलरेशन फोर्स लग रहा था इधर की तरफ, और एक सेंट्रीपिटल लग रहा था। बच्चे पीछे वाला नोट कर लेना पूरा, ठीक है, यहाँ आगे से हम लोग कर रहे हैं। सो म्यू एम जी इक्वल टू, अगर मैं टेंजेंशियल की बात करूं, इनका जो नेट निकालूंगा तो सेंट्रीपिटल प्लस टेंजेंशियल, भाई सेंट्रीपिटल मुझे पता है एम बी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, प्लस टेंजेंशियल कितना होगा, भाई दोनों तो परपेंडिकुलर थे ना बच्चे, तो इसलिए इनका वेक्टर सम ही आ जाएगा। टेंजेंशियल हो जाएगा m इंटू ए, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो ए था उस डायरेक्शन में। सो म्यू एम जी, इसे और कैलकुलेट करते हैं बालक, क्या आएगा ध्यान देना। सो म्यू एम जी इक्वल टू, मैंने यहां से देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर हटा, रूट हटा, m बाहर कॉमन आ जाएगा, क्या बचा बच्चे v की पावर 4 अपॉन में r स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अब बात आ रही v की पावर 4, अभी बच्चे देखा था कि v स्क्वायर की वैल्यू थी 2as, क्या मैं इसके स्क्वायर को लिख सकता हूँ, हाँ बालक बिल्कुल लिखो। तो ये बन जाएगा म्यू इंटू जी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए तो बाहर कॉमन ले जाओगे। सो म्यू इंटू जी, ए मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 प्लस 4s स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, दोनों तरफ बच्चे स्क्वायर कर देंगे। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4s स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4s स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चे s स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर बाई 4, यानी ये मुझे s तो ही पता करनी थी बेटा डिस्टेंस, जब स्किड ना करें, म्यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर की पावर ए स्क्वायर। तो मुझे s अगर निकालना है तो ये वैल्यू हो जाएगी r बाई 2 1 माइनस म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर की पावर 1 बाई 2, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, और ये बात थोड़ी सी समझ में भी आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट कुछ केस आते हैं, नोट कर लेना बालक। नेक्स्ट जो केस आते हैं वो होता है डेथ वेल का, केसेस ऑफ डेथ वेल। डेथ वेल तो सभी लोगों ने देखा होगा, मौत का कुआं। मौत का कुआं जो है, मेले में जाते थे, मौत का कुआं होता था, उसमें बाइक चला करती है, ठीक है। तो डेथ वेल का केस देखते हैं। डेथ वेल क्या होगी बच्चे, डेथ वेल, इसमें कोई बाइक है डेथ वेल में ऐसे करके, और ये इस सर्कल में ऐसे घूम रही है, ये रेडियस है बच्चे r। तो अच्छा ये इस सर्कल में घूम रही, तो फिर इसे बैलेंस कौन कर रहा है सर, कर रहा है भाई बैलेंस कौन, देखो जब ये ऐसे इस सर्कल में ऐसे घूमेगी तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएगी, और कौन सा, ये घूम रही तो इस पर
एक स्यूडो फोर्स लगेगा जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर कह रहे थे। अगर ये v वेलोसिटीज घूम रही तो बाहर की तरफ लगेगा mv²/r। अंदर कौन सा लगेगा, अंदर की तरफ बच्चे लगेगा इसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सर ये तो गिर पड़ेगी, क्यों गिरेगी भाई, अगर ये गिरने की कोशिश करेगी नीचे की तरफ तो नीचे तो mg लग रहा होगा, इस सरफेस भाई ये वाली जो सरफेस है इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा जो इसे रोक लेगा ऊपर की तरफ। भाई सरफेस और कार या बाइक के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो सरफेस का कांटेक्ट में होगा, mg से नीचे स्लिप करने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा जो इसे रोक रहा होगा कार को। सर इतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा जो mg को बैलेंस कर, बिल्कुल भाई, ये इतनी तेज स्पीड में ऐसे घुमाया करते हैं कि इसकी स्पीड ज्यादा होगी, और अगर स्पीड की वैल्यू ज्यादा हुई बच्चे तो mv²/r ज्यादा होगा, और अगर mv²/r ज्यादा हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन तो बच्चे mv²/r के इक्वल है। तो अगर mv²/r ज्यादा हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन भी ज्यादा होगा, और अगर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है अपनी मैक्सिमम लिमिट तक इसे क्या करेगा, बैलेंस कर लेगा। और मैक्सिमम लिमिट की बात क्या कर रहे हैं सर, यहां पर तो फ्रिक्शन की अगर बात करेगी तो नॉर्मल रिएक्शन तो लगातार बढ़ता रहेगा ना, तो वहां तक इसे बैलेंस करता रहेगा। तो यानी अपन लोग अगर ये देखें यहां पर, अगर मुझे कैलकुलेट करना हो कि कितनी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है डेथ वेल के अंदर कि ये बैलेंस रहे, मिनिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो फाइंड मिनिमम स्पीड ऑफ कार या बाइक, मिनिमम स्पीड ऑफ कार, ठीक है, कि ये स्लिप ना करे, टू प्रिवेंट स्लिपिंग, स्लिप ना करे तो मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। मैंने मान ली v स्पीड है मिनिमम और उसकी वैल्यू निकाली। अब समझो जरा बच्चे, भाई मिनिमम स्पीड के लिए ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, तो ऊपर एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस पर लग रहा होगा, लेकिन वो μ1 के बराबर नहीं होगा, जो इसे रोके वो μs है। तो क्या मैं लिख सकता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है अगर mg के बराबर होगा तो ये रुका रहेगा। भाई ज्यादा तो नहीं हो सकता, mg ज्यादा हुआ तो नीचे स्लिप करने लगेगा, लेकिन अगर ये बराबर हुआ तो रुका रहेगा। क्या मुझे इतनी बात पता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है बच्चे वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से कम होता है या इसके बराबर होता है। बिल्कुल बात क्लियर है सर। तो क्या मैं इस mg को, भाई ये तो mg के बराबर है फ्रिक्शन फोर्स, तो क्या मैं यहाँ पर mg लिख सकता हूँ और इसे लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो सर, एफ मैक्स लिख सकते हो। क्या एफ मैक्स की वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन है? मैं तो बोल रहा हूँ बिल्कुल है बच्चे, एफ मैक्स की वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन है। और अगर एफ मैक्स की वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन है तो क्या मैं म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन को mv²/r लिख सकता हूं? क्योंकि इस डायरेक्शन में तो ना तो इधर मोशन है ना इधर मोशन है, दोनों कैसे हैं, बैलेंस कंडीशन में, तो मैं इसे म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन लिख सकता हूं। और नॉर्मल रिएक्शन की तो वैल्यू है बच्चे mv²/r, तो m को इधर लाएंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से बच्चे आ जाएगी किसकी वैल्यू, यहां से आ जाएगी अपने पास में v² इक्वल टू b² इज लेस देन इक्वल टू rg अपॉन में म्यू। यही तो बना, b² की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, लेस देन आ गई rg अपॉन में म्यू, यानी b इज लेस देन इक्वल टू √rg अपॉन म्यू। अब मैं कहूं b की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू, तो ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो या तो rg/म्यू के बराबर होगी या उससे कम होगी। तो मैक्सिमम कौन सी हो सकती है, जो सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा कब हो सकती है, जब बराबर होगी। तो यानी मैक्सिमम वेलोसिटी या वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्पीड इज √rg अपॉन में म्यू, जो हम लोग डेथ वेल में बिना स्लिप करे हुए कार या बाइक जो है वो मूव कर सकती है। मेरे ख्याल से ये वाली कहानी भी क्लियर है। कुछ बच्चों का सर एक बात और मुझे देखनी है, मुझे तो एक चीज और निकालनी है कि अगर ये मान लो कांस्टेंट स्पीड यू से ही मूव कर रहा है किसी भी हाइट पर, ऐसे करके मूव कर रहा है, और ये मूव करते करते मान लो नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है, ये मूव करते करते यहाँ पर ऐसे ऐसे चक्कर काटते हुए यहाँ तक आ रहा है, और इस डेथ वेल की हाइट h है, तो हमें पता करने नंबर ऑफ चक्कर, कितने नंबर ऑफ चक्कर होंगे, कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस होंगे। तो फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस,
फाइंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। ये तो हम लोग रफ करे थे बच्चे, नोट कर लेना। फाइंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस when car will reach the ground। जब कार जो है ग्राउंड पर पहुंचेगी तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ चक्कर कितने होंगे, निकालते हैं भाई नंबर ऑफ चक्कर। ध्यान देना बच्चे, एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। बच्चे बोलेंगे सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन चक्कर इज 2 पाई आर, अगर इसकी रेडियस आर है तो लिख लेते डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन चक्कर, सॉरी रिवॉल्यूशन एक ही बात है यार, इज कितनी बच्चे 2 पाई आर, कितनी ट्रेवल करी 2 पाई आर एक चक्कर में। मैंने मान लिया यहां से यहां तक चलने में टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की होगी वो निकाल लेते, n चक्कर किया। इफ देर इज टोटल n revolutions, so distance traveled is कितनी होनी चाहिए बच्चे, एक चक्कर में 2 पाई आर, तो n चक्कर में n इंटू 2 पाई आर, ये टोटल डिस्टेंस हो गई। अब मैं निकालना चाह रहा हूं यहां से जब इस डायरेक्शन में गिरेगा तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी कितनी है 0। फाइनली यहां पहुंचा, इसने टाइम कितना लिया। बच्चे कहेंगे सर ये तो इधर नीचे जो आएगा वो तो ग्रेविटी के अंडर आएगा, और अंडर ग्रेविटी अगर आएगा तो इसने जो टाइम लिया होगा वो अंडर रूट ऑफ 2h/g होगा। अगर यहां फ्रिक्शन नहीं है, एक चीज और, एज्यूम फ्रिक्शन इज एब्सेंट, ऐसे हो रहा है। अगर फ्रिक्शन होगा तब थोड़ी ना ऐसी कहानी है, फ्रिक्शन इज एब्सेंट, इसने घूमा और घूमता जा रहा, नीचे आता जा रहा। तो टाइम कितना लगा था, काइनेमेटिक्स में देखा था अंडर रूट ऑफ 2h/r, तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम ये लगा 2h/r। इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा, अंडर रूट ऑफ 2h/g, ये टाइम लगा। ठीक है, तो एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। n चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है वो अंडर रूट ऑफ 2h/g है। तो एक चक्कर कंप्लीट करने में टाइम जो लगेगा वो टाइम पीरियड होगा, यानी कि एक चक्कर कंप्लीट करने में टाइम बच्चे कितना लग रहा है t, तो n चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा n इंटू टी, और ये जो t है वो किसके इक्वल है, स्मॉल t के इक्वल। तो स्मॉल t को मैं लिख सकता हूं n टाइम्स ऑफ कैपिटल T, डेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h/g। चाहता तो मैं ऐसे निकाल लेता, लेकिन एक तरीका तो ये भी हो सकता है भाई, ये n रिवॉल्यूशंस मैंने लिख दिए हैं और इसकी वैल्यू एक के लिए टाइम दूसरे, बाकी सारी वैल्यू निकाल लेता टोटल डिस्टेंस करके, यही तो था। तो n इंटू टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h/g, और मैं अगर t की वैल्यू लिखना चाहूं तो t जो होगा टाइम पीरियड वो 1 फ्रीक्वेंसी होगा, और फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड को 2 पाई अपन लोग ओमेगा लिखेंगे, 2 पाई ओमेगा अंडर इक्वल टू 2h/g। अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो, और v से अगर चल रहा है तो v इंटू ओमेगा की वैल्यू v/r, यानी 2 पाई r अपॉन में v लिख देंगे, ये बन गया काम। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस n इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h/g इंटू v अपॉन में 2 पाई r, ये आ जाएगा। तो ये कोई नॉर्मल बात थी, कोई इस तरीके का सिस्टम था नहीं कि अपन लोग ना निकाल पाते। चलो एक छोटा सा और न्यूमेरिकल देखते हैं, ध्यान देना बच्चा। इस तरीके से कोई एक ऐसे कोई कोनिकल फ्लास्क है, ये रहा, जो रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कितने से रोटेट कर रहा है बच्चे, एंगुलर वेलोसिटी
ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है, विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। सॉरी, ये रोटेट नहीं कर रहा, इस पर कोई पार्टिकल है, ऐसे ही डेथ वेल वाली कहानी है। ऐसा भी तो होता है, ये घूम रहा है इधर की तरफ विद वेलोसिटी ऑफ v, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, विद स्पीड ऑफ v, और कितनी हाइट पर है बच्चे, 9.8 मीटर की हाइट पर घूम रहा है, कितने से, v स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। और ये गिर नहीं रहा, बैलेंस में है। ये किस में बच्चे, बैलेंस में। तो इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए कि गिरे ना, या मिनिमम स्पीड। फाइंड मिनिमम स्पीड ऑफ, ये डेथ वैली है, स्पीड ऑफ कार फॉर विच, फॉर सेफ, कार है ना, सेफ ड्राइविंग, इसका मोशन सेफ ड्राइविंग हो रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, कैसे निकालेंगे सर, ये अगर घूम रही है तो बाहर की तरफ इस सर्कल में लगेगा mv²/r, ये इसकी सर्कल की रेडियस r हो गई, ये हाइट h हो गई। मैंने मान ली हाइट कितनी है बच्चे, h है। इसे बैलेंस सर कौन कर रहा होगा, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसे बैलेंस करने वाला भी तो एक कोई फोर्स होगा। मैं कहूँगा बिल्कुल बच्चे, एक है बैलेंस करने वाला फोर्स, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। वो कौन सा फोर्स है बालक, वो तो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इससे जो बैलेंस करने वाला फोर्स है, दैट फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो इसे बैलेंस करने वाला फोर्स है एक नॉर्मल रिएक्शन। नीचे की तरफ इस पर लग रहा है एक mg। मैंने मान लिया ये वाला एंगल बालक थीटा है, तो अगर ये थीटा है तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा बच्चे है तो ये जाहिर सी बात है ये एंगल थीटा होगा। क्यों, क्योंकि सरफेस के तो ये पूरी वैल्यू परपेंडिकुलर होती, तो ये पूरा 90 है, 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया। इस नॉर्मल रिएक्शन के सर दो कंपोनेंट बन रहे हैं बड़े प्यारे से। एक सुंदर सा कंपोनेंट बन गया इधर की तरफ n साइन थीटा, और एक इस तरफ इसका कंपोनेंट बन गया दैट इज n कॉस थीटा। दो हो गए कंपोनेंट, एक हो गया n साइन थीटा और दूसरा हो गया n कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं n साइन थीटा की, तो सर ये n साइन थीटा, तो देखो यहां पर बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में, तो n साइन थीटा बैलेंस करेगा बच्चे mg को, और n कॉस थीटा तो बैलेंस करेगा बच्चे किसको, n कॉस थीटा बैलेंस करेगा mv²/r को। मेरा मन है कि मैं इन्हें दोनों को डिवाइड कर दूं, मैंने डिवाइड कर दिया, n से n उड़ा दिया, m से m उड़ा दिया, तो यहां से अपन को मिल गया tan थीटा, और उसकी वैल्यू तो आ गई rg/v²। सर मैं tan थीटा की एक और वैल्यू लिखना चाहता हूं, बिल्कुल बालक लिख लो। क्या ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है सर। अगर दिख रहा है तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर r, और बेस क्या हो गया, h हो गया। तो इसकी जगह लिखेंगे r/h इक्वल टू rg/v²। सो r से r कैंसिल, v² की वैल्यू आ गई g/h, यानी v की वैल्यू आ जाएगी √g/h। यही तो आ गई वेलोसिटी की वैल्यू। तो क्या लिखेंगे भाई, सो ये v आ जाएगा √g/h, यानी g की वैल्यू तो 9.8 है और हाइट भी 9.8 है, दैट इज इक्वल टू द 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये बन गई कहानी, बिल्कुल कवर हो गई ना। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। ऐसे ही एक और न्यूमेरिकल लेकर के आते हैं, समझते हैं जरा। मान लो ऐसी कोई अपने पास में, बच्चे ध्यान देना, यहां कोई एक स्टैंड है और इस स्टैंड पर एक ऐसा वर्टिकल सेमी सर्कुलर शेप का कोई वायर है, ठीक है। वर्टिकल सेमी सर्कुलर शेप का कोई ऐसा फ्रेम है, सेमी सर्कुलर शेप का कोई एक फ्रेम है, और इस फ्रेम में यहां पर कोई पार्टिकल है। ये फ्रेम जो है वो एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है खुद, और अगर ये फ्रेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ऐसे घूम रहा है अबाउट इट वर्टिकल एक्सिस, इसकी रेडियस दे रखी बच्चे r फ्रेम की, पार्टिकल का मास है m, और ये दे रखा है थीटा एंगल।
ठीक है। तो अपन लोग को फाइंड आउट क्या करना है, ये चीज़ देखो, हमें फाइंड आउट करना है एंगल थीटा की वैल्यू कि ये अपनी स्टेडी पोजीशन में ही रहे, मास m जो है वो स्टेडी पोजीशन में रहे। अपन लोग को फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर विच फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच block is in its steady state. ब्लॉक अपनी स्टेडी स्टेट में ही रहे, ब्लॉक इज इन इट्स स्टेडी स्टेट। कोई दिक्कत नहीं यार, समझो जरा। इधर की तरफ क्या लगेगा, बच्चे बोलेंगे सर इधर की तरफ तो लगेगा mg, बाहर की तरफ क्या लगेगा, अगर ये ओमेगा से घूम रहा तो इसका सर्कल सर ये होगा, और इस पर बाहर की तरफ लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। आर क्या है यार ये बालक, आर एक नई चीज़ है? नहीं सर, ये नई चीज़ नहीं, ये तो रेडियस है इस सर्कल के जिसमें घूम रहा है, तो ये हो गई आर। इन दोनों को बैलेंस कौन करेगा? बिल्कुल सर बैलेंस होंगे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से के कंपोनेंट से। नॉर्मल रिएक्शन अगर ये एंगल थीटा माना तो ये भी थीटा, तो इधर की तरफ बन गया बच्चे एन कॉस थीटा, और इस तरफ बन रहा है अपने पास में एन साइन थीटा। बच्चे एन साइन थीटा तो इसे इक्विलिब्रियम में लाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर को, और एन कॉस थीटा किसको लाएगा, एम जी को। ठीक है, दो इक्विलिब्रियम बने। तो एन कॉस थीटा को अपन लोग क्या लिखेंगे बच्चे, एम जी, और एन साइन थीटा को क्या लिख लेंगे बालक, अगर अपन लोग यहां देखें एनएलएम लगाएं एक बार वर्टिकल एक्सिस में, एक बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो याद है कि बैलेंस है ना इधर। इन दोनों को अपन लोग डिवाइड कर देते, डिवाइड करेंगे तो नॉर्मल से नॉर्मल कैंसिल हो गया, और टेन थीटा की एक प्यारी सी सुंदर सी वैल्यू आ गई अपने पास में, एम से एम कैंसिल, दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में जी। ये बना। सर टेन थीटा ना लिख के मैं इसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही रहने देता तो अच्छा रहता। मैंने कहा क्यों, क्योंकि सर मुझे कैपिटल आर की वैल्यू पता है, स्मॉल आर तो पता ही नहीं। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं बच्चे, कैपिटल आर निकाल है, स्मॉल आर निकाल ले जाएंगे। कैसे निकालेंगे, स्मॉल आर जो आएगा बच्चे वो ये वैल्यू आई, ये कैपिटल आर हाइपोटेनस पता है मुझे, परपेंडिकुलर निकालना थीटा ये, उसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा। तो क्या मैं स्मॉल आर की जगह यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा है, क्या मैं इस स्मॉल आर की जगह आर साइन थीटा लिख सकता हूँ? प्यारा बच्चा बोले सर बिल्कुल आप आर साइन थीटा लिखने के लिए फ्री है। ठीक है, भारत आज़ाद हो चुका है, आगे 2 अक्टूबर आने वाला। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही कैंसिल होगा तो अपने पास में कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, वो जी अपॉन में आर ओमेगा स्क्वायर आ गई। अगर ये इधर स्टेडी स्टेट में है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो वो एंगल क्या होना चाहिए, तो मैंने कहा वो एंगल वर्टिकल से बनेगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स जी अपॉन में आर ओमेगा स्क्वायर, और ये बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा दिमाग में बच्चे घुमा सर केवल अकेला यही आंसर सही होना चाहिए क्या, केवल इक्विलिब्रियम में यहीं पर होगा थीटा की वैल्यू जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर? अच्छा एक और आंसर इसका आ सकता है, कैसे, अगर मान लो ये पार्टिकल यहां पर पहुंचा तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, एम जी इधर लगा, और आर ओमेगा स्क्वायर इधर लग रहा, जो भी हो सर्कल में घूम रहा हो जिस वेलोसिटी से भी। अब इधर तो कोई सर्कल बना नहीं, ऐसे लगा, नॉर्मल रिएक्शन एम जी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये भी तो इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट है, इसके अलावा इधर उधर हिल नहीं सकता ये, अगर यहां पर है तो यानी थीटा की वैल्यू एक और आंसर होना चाहिए बच्चे, वो क्या होगा, 0 डिग्री। दो आंसर बनेंगे, एक तो होगा 0 डिग्री और एक हो जाएगा कॉस इनवर्स जी अपॉन में आर ओमेगा स्क्वायर। चलो और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं अच्छे से बनाते वाला। मान लो इस तरीके से दे रखा है वाला कोई कि एक कोई बीकर है, लेट से कोई एक बीकर है, ठीक है, और उस बीकर में लिक्विड भरा हुआ है, ऐसे एक कोई बीकर है, ऐसे ये बीकर है, और इस बीकर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है, ऐसे ये कोई फ्लूइड भरा है, फ्लूइड नॉन विस्कस है। आगे जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा बेटा विस्कस और नॉन विस्कस का क्या फर्क पड़ेगा।
ये जो फ्लूइड भरा हुआ है नॉन विस्कस फ्लूइड है, नॉन विस्कस है फ्लूइड। जिस बीकर में भरा है, जिस सिलेंडर में, उसकी रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। और ये सिलेंडर जो है बच्चे रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। तो अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करेगा तो सिचुएशन बच्चे कुछ ऐसी होगी। सिचुएशन ये होगी कि यहां वाला जो फ्लूइड होगा इस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल। ऐसा होता ना, अगर अपन लोग कोई क्रीम निकालने वाली मशीन है उसमें दूध मिल्क ऐसे करके रोटेट करता है, या अपन लोग मथते थे घर पे, दादी आदि वो मथा करती थी, ऐसे नहीं क्रीम निकाली जाती थी, तो उसमें क्या होता था जैसे ही मथते थे तो जहाँ पर एक्सिस होता था तो उससे दूध जो था वो दूर की तरफ भागा करता था और उधर ऐसे करके गड्ढा जैसा हो जाता। वॉशिंग मशीन में अगर देखो तो वॉशिंग मशीन अगर घूम रही है, उसमें पानी अंदर घूम रहा है, तो जिधर पानी घूम रहा होता सेंटर की तरफ जो होता है वो ऐसे करके गड्ढा होता है, और जिधर इसकी वॉशिंग मशीन की दीवार होंगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, पानी ऊपर हाइट तक चढ़ जाता है। तो अगर ये ऐसे घूमेगा फ्लूइड, तो फ्लूइड घूमेगा तो कुछ ऐसी शेप बनेगी फ्लूइड की, यहां पर तो नीचे की तरफ चला जाएगा और इस तरफ ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा किसी हाइट तक। तो मान लो ये किसी हाइट तक चढ़ गया, ऐसे ऐसे किसी हाइट तक चढ़ गया, तो न्यूमेरिकल बच्चे ये है कि ये हाइट कितनी है, हाइट का डिफरेंस कितना है, यहां पर हाइट और यहां पर इन दोनों के बीच की h है इतनी हाइट, तो इस h की वैल्यू क्या है, अगर ये इसके ऊपर चढ़ गया तो h की वैल्यू क्या है। बच्चे कोई बड़ी बात नहीं है, अपन लोग इस चीज को भी कैलकुलेट कर ले जाएंगे बड़े आसानी से। देखो क्या होगा, ध्यान देना। मान लो जब ये इतनी हाइट पर जाएगा तो यहां कोई ब्लॉक होगा, लेट से ये है, इसका एक पार्टिकल मैंने ले लिया छोटा सा मास ई है, और मैंने जिस हाइट से जा रहा है इधर मैंने बना दिया बच्चे वाई एक्सिस, और ये बन गया अपने पास में एक्स एक्सिस, ठीक है। एक एक्स एक्सिस हो गया और दूसरा क्या हो चुका है, वाई एक्सिस हो चुका है। तो इस पॉइंट के कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे, बच्चे बोलेंगे सर इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स कॉमा वाई। मैं इसको एक काम करता हूं, थोड़ा सा इधर ले आता हूं और थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देता हूं। ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स कॉमा वाई, मतलब ये वाली जो हाइट है ये वाई हो गई और ये कितनी हो गई बच्चे, ये तो एक्स हो गई। बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो पार्टिकल है जब ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा होगा ना पूरा लिक्विड, तो ये पार्टिकल भी घूम रहा होगा इस सर्कुलर मोशन में ओमेगा से ही। और अगर ये पार्टिकल जो होगा जिसका मास मैं छोटा सा माने ले रहा हूं स्मॉल एम है, सर्कुलर इधर ओमेगा से घूमेगा तो इधर लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, आर की जगह ये वाली डिस्टेंस होगी और ये रेडियस कितनी है बच्चे, एक्स है, तो इस तरफ तो लगेगा एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लगेगा, वो किसके इक्वल होगा बच्चे, एम जी के बराबर। सर इसे बैलेंस कौन करेगा बच्चे, इसे बैलेंस करने के लिए फिर से क्या आएगा अपने पास में, नॉर्मल रिएक्शन आएगा। मैंने मान लिया इसकी जो रेडियस है, ये जो एंगल बना रहा है थीटा, कहां से, रेडियस से, ये रेडियस हो गई आर, पूरे ऐसे, ठीक है, या ना भी होती कोई दिक्कत नहीं, ये एंगल थीटा बना रहा। अगर इसने एंगल थीटा बनाया बच्चे, इसने अगर एंगल थीटा बनाया, सॉरी ये रेडियस आर नहीं थी, कोई भी होगी, ये एंगल थीटा बना लिया, तो इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट बनेंगे, इधर की तरफ तो बन जाएगा एन कॉस थीटा क्योंकि ये भी थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा बच्चे एन साइन थीटा। मैं तो सर इन्हें बैलेंस कर दूंगा, बिल्कुल बालक, मुझे आप भी बैलेंस करोगे, मुझे भी करना है। तो क्या मैं लिख सकता हूं एन साइन थीटा की वैल्यू एम एक्स ओमेगा स्क्वायर होगी। बच्चे हंसता हुआ बोलेगा सर बिल्कुल होगी। क्या एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा होगा, हाँ बिल्कुल भाई, एन कॉस थीटा को तो अपन लोग लिख देंगे किसके इक्वल बच्चे, एम जी के इक्वल। डिवाइड कर दिया मैंने, नॉर्मल से नॉर्मल कैंसिल किया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू द टेन थीटा, एम से एम को उड़ा दिया, ये बन गए एक्स ओमेगा स्क्वायर अपॉन में जी, ये तो टेन थीटा आ गया।
लेकिन अभी कहानी बनी नहीं, मैं हाइट का डिफरेंस नहीं देख पा रहा हूँ। देखेंगे यार, देखेंगे, ध्यान देना जरा, ऐसे ही तो है, ये है, यहाँ ये पार्टिकल है, ये y है और ये x है, और ये हाइट का डिफरेंस है बच्चे। अब समझो जरा, यहां पर एक कहानी और छोटी सी मैं बता रहा हूं। मैं अगर इधर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, समझना जरा, ये वाला एंगल बच्चे थीटा है, ये हुआ 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल हो गया थीटा, और अगर ये एंगल थीटा हो गया बच्चे, ये एंगल थीटा हो गया, तो ये भी एंगल थीटा हो गया। क्यों हो गया थीटा? अरे भाई, ये लाइन हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये अल्टरनेट एंगल बन गए, तो ये थीटा हो गया। और अगर ये थीटा हो गया तो मैंने यहां से टेंजेंट अगर ड्रॉ करी, तो क्या मैं इस टेन थीटा को dy ओवर dx नहीं लिख सकता हूं? बच्चे बोलेंगे बिल्कुल सर, ये तो एक कर्व बन रहा है और इस कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करी और इसे dy ओवर dx लिख दिया, तो dy ओवर dx इक्वल टू आ गया अपने पास में x ओमेगा स्क्वायर अपॉन में g। सो dy की वैल्यू क्या होगी बच्चे? dy इक्वल टू आ जाएगा x ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी टाइम्स ऑफ x dx। मैंने तो इसे इंटीग्रेट कर दिया। अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाऊं, या मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, dy का इंटीग्रेशन बच्चे y और ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी x का इंटीग्रेशन बच्चे x स्क्वायर बाई 2, क्योंकि इनिशियल लिमिट x की 0 तब y 0 है, किसी टाइम x और ये y हो गई वैल्यू, ये बन गया। सर मुझे हाइट फाइंड आउट करनी है, मैं बकवास नहीं सुनना चाह रहा हूँ, बिल्कुल बच्चे। जब हाइट फाइंड आउट करोगे तो x की वैल्यू क्या होगी? हाइट तो मैक्सिमम यहां पर आई जब x की वैल्यू r के इक्वल है, उसकी रेडियस के बराबर है, तो मैं x की जगह यहां पर r पुट कर दूंगा, हाइट आ जाएगी, यानी h, y की जगह h और x की जगह r पुट करेंगे, सो आ जाएगी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में 2g। ये हाइट आ गई, ठीक है। ये जो दो अपने पास में यहां से यहां तक की हाइट हो गई, सेंटर से जहां पर ये दीवार को टच कर रहा होगा, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट हो गई। मेरे ख्याल से इतनी बात बच्चे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में भी अपन लोग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ही पढ़ेंगे, उसके अलग अलग केसेस पढ़ेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन होंगे जो एडवांस लेवल को और ज़्यादा टच करते हुए जाएंगे। तब तक के लिए बच्चे नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।